नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना में भी एक प्रेमी ने पत्नी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मैं बार बार याद करा रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। कल की घटना में भी यही हुआ था और उसके पहले की कई घटनाओं में लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज की घटना वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन चूंकि इस समय इसी तरह की घटनाओं का बोलबाला है, मैंने सोचा आपको इस घटना के बारे में भी बता दूं। बात 2018 की है। प्रदेश राजस्थान, जिला जोधपुर। जोधपुर के लोहावट थाना क्षेत्र में लोहावट से निकलने वाला एक रास्ता जलोड़ा पिलावा, ये एक इलाका था। वहाँ 11 दिसंबर 2018 को नहर के किनारे की झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश मिली। लहूलुहान था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मोटरसाइकिल भी उन्हीं झाड़ियों की आड़ में पड़ी पड़ी हुई मिली और लाश को घर वालों ने ढूंढा। दरअसल ये लाश थी पिलावा जलोड़ा के सरकारी स्कूल के एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क भगवान सिंह की, सहदेव सिंह की। ये लाश थी सहदेव सिंह की, जो लोअर डिवीज़न क्लर्क थे पिलावा जलोड़ा के सरकारी स्कूल में। आप जानते हैं सरकारी स्कूल में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम, 2-3 टीचर होते हैं बामुश्किल तमाम। उन्हीं में से एक हेड कांस्टेबल होता है, एक क्लास 4th का कर्मचारी और एक जो कार्यालय के सारे काम देखता है। तो बच्चों के लिए सब बराबर होते हैं। टीचर और एलडीसी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क बच्चे नहीं मानते, सबको माँ साहब ही कह के बुलाते हैं। तो जैसे ही ये बॉडी वहाँ पर मिली, हल्ला हो गया और आसपास के कई गांवों के लोग वहाँ पर मौके पर इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे उस सरकारी विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में। आसपास जो पिलावा, रावतनगर, जालोड़ा, फलोदी, फतेह सागर, सदरी, दयाकोर, कुशलावा, कोलू और डेचू, इतने गांवों के लोग वहां पर थोड़ी ही देर में पहुंच गए। सबने लाश की शिनाख्त की कि ये माँ साहब सहदेव सिंह की डेड बॉडी है। सहदेव सिंह वो एलडीसी थे वहाँ, जैसा मैंने आपको बताया। पुलिस ने पूछताछ की स्कूल के उनके जो साथ के लोग हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये सुबह सुबह आए थे ऑफिस का काम किया, फिर ऑफिस की स्टेशनरी ख़त्म हो गई थी, लिहाजा ये स्टेशनरी लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से गए हुए थे। अब लोगों ने बताया कि साहब बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति के थे, इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। घर वालों से भी बातचीत की गई, कोई ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं, किसी से पुश्तैनी रंजिश नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। पुलिस परेशान थी कि आखिरकार ऐसे में ऐसे व्यक्ति का, जिसका इतना सम्मान है इलाके में कि 8-10 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, उसकी किसने हत्या कर दी है। वो 10 बजे उस दिन अपने, बल्कि 9:30 बजे ही उस दिन अपने स्कूल पहुंच गए थे और वहाँ से वो स्टेशनरी ख़त्म हो गई थी। लोगों ने बताया कि स्टेशनरी ख़त्म हो गई। बोले मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशनरी ले आता हूँ। मोटरसाइकिल से वो अपनी फलोदी के लिए चले गए। फलोदी से ही उस स्कूल की स्टेशनरी आया करती थी। घर वालों ने शाम तक, जब उनके स्कूल से लौटने का समय होता है, शाम तक कोशिश की उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए। घंटियां बजती रहीं, फ़ोन उठा नहीं और करीब 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन का बजना भी बंद हो गया। परिजनों को शक हुआ कि क्या है, क्यों, आखिरकार फ़ोन एक तो उठा नहीं, दूसरा फिर उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। और ऐसा लगता था उन लोगों को, ऐसा मालूम हुआ कि शायद उनके साथ, सहदेव के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। तो सहदेव के भाई दरियाव सिंह वो थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। थाने से सबसे पहले पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली और लोकेशन जालोड़ा ग्राम पंचायत में आई। रात हो गई थी, करीब 10 बजे उनके भाई दरियाव सिंह थाने पहुंचे थे और अंधेरा हो चुका था। और फिर जैसे ही लोकेशन मिली,
रात में ही परिवार और बहुत ढेर सारे अगल बगल के लोग वो उस जालोड़ा ग्राम पंचायत की लोकेशन जितनी दूर में पुलिस ने बताई थी वहाँ पर पहुँच गए। रात के अंधेरे भर वो तलाश करते रहे सहदेव की, लेकिन कोई भी सूचना नहीं मिल सकी, कोई सुराग भी नहीं मिल सका। सुबह होने का लोगों ने इंतज़ार किया और 11 दिसंबर को फिर उन्होंने तलाश शुरू की। जालोड़ा पिलावा ग्रेवल सड़क के पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पास बबूल की झाड़ियों में सबसे पहले उनकी बाइक नजर आई। कुछ ही दूर पर खून से लथपथ सहदेव का शव भी मिला था और वैसे तो आसपास के लोगों ने पहचान लिया था, लेकिन परिजनों को जब बुलाया गया, परिजनों ने शव को देखा तो वो फपक कर रोने लगे, क्योंकि सबको पता था कि बहुत ही सज्जन और बहुत ही मृदु भाषी, बच्चों के साथ जिसको कहते हैं ना बहुत ही लगाव रखने वाले ये सहदेव व्यक्ति थे। इसलिए सभी उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे और इसीलिए पूरा गांव, कई गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। पूछा गया कि हो सकता है इस तरह से लूटने के इरादे से उनका मर्डर किया गया हो, लेकिन हाथ में कलाई घड़ी बंधी हुई थी, सोने चांदी का कोई सामान न वो रखते थे, न उस दिन वो कोई कैश स्कूल से ले गए थे कि हो सकता है कैश के लिए लुटेरों ने लूट के उनकी हत्या कर दी हो। पुलिस ने फिर लूटने वाली थ्योरी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, सारी बातें जानने के बाद कि लूट के लिए ये मर्डर नहीं हो सकता। लेकिन जब भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई, हजारों लोग वहाँ पर आ गए, तो फलोदी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, वहाँ के वृत्ताधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर हरपूल सिंह चौधरी और लोहावट के थानाधिकारी जो उस समय मौजूद थे हरि सिंह राजपुरोहित, ये सब लोग मौके पर पहुंच गए। पब्लिक की तसल्ली के लिए वहां पर एफएसएल की टीम भी आ गई। एफएसएल की टीम ने जो भी सबूत मौके से, घटनास्थल से इकट्ठा किए जा सकते थे, वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए। शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया। परिजन सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी और पूरा इलाका मॉर्चरी को बाहर घेर कर बैठ गया और वो शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि शव का पोस्टमार्टम तभी करने दिया जाएगा जब हत्यारों की गिरफ्तारी हो जाए या पुलिस तथ्यों की छानबीन करके हमें ये संतुष्ट कर दे किस लिए इनकी हत्या हुई है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है और न ही इस परिवार की किसी से दुश्मनी है। पुलिस ने फौरन एक टीम गठित की सहदेव के घर वालों, स्कूल स्टाफ और दोस्तों से पूछताछ करने के लिए। पूछताछ में यही पता लगा जो पहले दिन पता लगा था कि इनका कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं है और किसी से दुश्मनी की कोई बात किसी भी टीम को पता नहीं लगी है। हालांकि संदेह के आधार पर कि हो सकता है कभी कभी सूचना ये हो कि फला आदमी 5 लाख लेके आ रहा है और गलतफहमी की वजह से किसी दूसरे के साथ दुर्घटना हो जाए या घटना हो जाए, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो पुलिस ने इस एंगल से बहुत से लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर ग्रामीणों और परिजन 2 दिन हो गए थे, इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कई बार पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए वार्ता की, कई राउंड वार्ता की, लेकिन परिजन हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर अड़े हुए थे। पुलिस ने गहराई से छानबीन शुरू की। पुलिस ने 1 हफ्ते का समय मांगा। बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ से हटे और पोस्टमार्टम शुरू हुआ और पोस्टमार्टम शुरू होने के साथ साथ ही पुलिस को क्लू मिलने लगे। लोहावट के थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हम सबसे पहले घर की जांच कर रहे थे, घर वालों से पूछताछ की, कोई इस तरह की बात नहीं समझ में आई। लेकिन इसी बीच में थोड़ा थोड़ा क्लू घर वालों से ये मिला कि जो मृतक की पत्नी हैं जया कंवर, उन पर थोड़ा संदेह हो रहा था। वो थोड़ी सी मॉडर्न या यूं कह लें थोड़ी सी वाचाल या यूं कह लें कि बाहर घूमने टहलने वाली महिला के रूप में गांव वालों ने उनका जिक्र किया। पुलिस ने कहा या सोचा कि हो न हो हमें क्लू उसकी मृतक की पत्नी से ही मिलेगा। मृतक की पत्नी जया कंवर से पुलिस ने पूछताछ की
और फिर पूछताछ में आप जान ही रहे हैं, कोई कुछ नहीं बताता, मुझे क्या पता, मैं तो घर में थी, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब श्रेणीबद्ध पूछताछ महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने शुरू की तो हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। हरि सिंह ने बताया कि सहदेव की हत्या के साजिश में उनकी पत्नी और उसके साढ़ू फतेहगढ़ डेचू के निवासी भगवान सिंह पुत्र खेम सिंह ने रची थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो फिर एक एक बात परत दर परत खुलने लगी और फिर ये समझ में आया पुलिस को, जो वृत्ताधिकारी थे उन्होंने और थानाध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही साजिश रची थी और पत्नी के बहनोई यानी मृतक का साढ़ू भगवान सिंह वो इस पूरे घटना का सूत्रधार है। भगवान सिंह ने अपनी बड़ी साली यानी सहदेव की पत्नी जया कंवर के साथ बहुत सालों से उसके अवैध संबंध थे, ऐसा फिर जया कंवर ने अपनी पूछताछ में बताया। सहदेव शादी होने के बाद उन दोनों के बीच इस संबंधों में रोड़ा बन रहे थे। रोड़ा दो तरह से, जैसे जया कंवर जब जल्दी जल्दी अपने मायके जाने की सोचती थी या कहती थी तो सारे घर वाले भी मना करते थे कि अभी तो गई थी, अभी कोई तिथि नहीं है, त्यौहार नहीं है, प्रयोजन नहीं है, अभी जाने का क्या मतलब है। और इस वजह से भगवान सिंह नाराज होने लगा कि जब उसको बुलाया जाता है, महीनों आती नहीं है, तो उसे घर वाले और ख़ासकर उसका पति यहाँ नहीं आने देता। हालांकि पति या घर वालों को ये कतई भान नहीं था या कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी या कतई इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक्चुअली वहाँ वो क्यों जाना चाहती है, या भगवान सिंह से उसके संबंधों के बारे में शुरुआत में पता नहीं था। भगवान सिंह को लगा कि जब तक सहदेव है उसका मिलना जुलना या उसके आपसी संबंध में जो वो चाहता है वैसा हो नहीं पा रहा था। 2 बार 3 बार जब वो मिलने के लिए उसके घर गया तो फिर वहाँ भी उसे शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। साढ़ू का रिश्ता भी वैसे थोड़ा सा ऐसा होता है जिसको गांव घर के लोग, मोहल्ले के लोग और पुराने जो सामाजिक लोग हैं वो बहुत अच्छा नहीं मानते। इस मामले में बहुत ढेर सारी कहावतें भी प्रचलित हैं, जैसे साढ़ू के घर साढ़ू आया, जानिए दूसरे गांव का कुत्ता आया। ये लोकल लैंग्वेज में यहाँ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि तो साढ़ू को रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा नहीं माना जाता और उसका बार बार अपने साढ़ू के यहाँ आना लोग संदेह की दृष्टि से देखते भी हैं। तो 2 3 4 बार जल्दी जल्दी आने के बाद लोगों ने इस तरह के फतवे, इस तरह के जो फप्तियाँ हैं वो कसनी शुरू कर दी। तो ये जा नहीं पा रही थी वहाँ महिला और वो आ नहीं पा रहा था, इस वजह से उसने अपने इस अपने कॉलेज के, जिस कॉलेज में भगवान सिंह भी बाय द वे टीचर था, तो अपने उस स्कूल के 5 नाबालिग छात्रों का उसने सहयोग लिया, उन्हें बरगलाया कि हमारी जो स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फलां आदमी करता है, वो यहाँ आने वालों को रोकता है, वो कहता है कि तुमको जाना हो तो दूसरे स्कूल का नाम बताया, वहाँ चले जाया करो, इसके यहाँ मत जाया करो, ऐसा कह के बच्चों को बरगलाया। भगवान सिंह आसरलाई के देवराज उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को राजनीति विज्ञान पढ़ाता था। दरअसल 2 तरह के जो टीचर, एक तो रेगुलर होते हैं, एक पार्ट टाइम होते हैं, जो कॉलेज के बाद क्लासेस लेते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और प्रबंधन कभी कभी ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स को अपने यहाँ पार्ट टाइम बच्चों को पढ़वाते हैं ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा बना रहे। तो बहरहाल अपने उसी पार्ट टाइम क्लास में राजनीति विज्ञान के 5 नाबालिग स्कूल छात्रों को उसने बरगलाया और अपने साथ तैयार किया कि उन्हें ये काम करना है। 10 दिसंबर को 3 बाइकों पर भगवान सिंह सहित 5 छात्र फालोदी से लेके जालोड़ा तक मौजूद रहे मोबाइल फ़ोन के साथ। दोपहर में सहदेव सिंह स्कूल से स्टेशनरी लेने के लिए फालोदी को निकला। शाम करीब 5 बजे फालोदी से वापस लौट रहा था। इधर भगवान सिंह एक छात्र के साथ
वहीं पर जहां ये घटना हुई थी वहां मौजूद था। 2-2 की टीम में 4 छात्रों को रैकी के लिए आगे भेजा था। जब सहदेव फालोदी से लौट रहा था तो रैकी वाले एक छात्र ने भगवान सिंह को फ़ोन पर सूचना दी कि वो वापस आ रहा है। इस पर वो छात्र भी सहदेव की बाइक का पीछा करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए। इन सब ने मिलकर सहदेव को ये बताया कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है स्कूल में पहुंचकर, और उसने ये कहा है कि ये स्टेशनरी, वहाँ पता लगा कि तुम स्टेशनरी लेने गए हो, तो उन्होंने कहा इसके ऑर्डर्स कहाँ हैं, और ये कहा कि ये स्टेशनरी बिना डिमांड के लाई जा रही है, इसमें सबके खिलाफ हम मुकदमा कायम करेंगे। तो सहदेव ने पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको बताया गया है कि तुम फलोदी गए हो, एसीबी की टीम इसी रास्ते से फलोदी तक जाएगी, हो सकता है उस दुकान तक जाए जहाँ से ये स्टेशनरी ली जाती है, और अगर तुम कहीं रास्ते में मिल गए तो वो पकड़ लेगी। ऐसा डरा के उसे झाड़ियों के पीछे बिठा दिया। भगवान सिंह और सहदेव दोनों झाड़ियों मोटरसाइकिल को झाड़ी में छिपा दिया और झाड़ियों में छिप के बैठ गए कि एसीबी की टीम जब यहाँ से चली जाएगी तब हम लोग अपने घर को जाएंगे। भगवान सिंह जैसे ही झाड़ियों के पीछे उसको ले गया, 2 छात्र जो दूसरी तरफ रैकी वाले थे वो वहाँ पहुँच गए, और जब बैठा हुआ था सहदेव तो उसको पीछे से सरिये से बहुत बुरी तरह से मार दिया। उसके बाद एक फरसे से भगवान सिंह ने अपने साढ़ू सहदेव की गर्दन पे बुरी तरह से वार करके उसे मार दिया, उसे जान से मार दिया। हत्या के दौरान जिस तरह से ये गला रेता हुआ था, पुलिस को शक हो गया कि ये कार्य किसी क्रूर व्यक्ति का है। सामान्य व्यक्ति इस तरह से गले को रेत नहीं सकता। तभी परिवार वालों ने भी ये बताया कि भगवान सिंह बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का है। फिर जब सहदेव की पत्नी के मोबाइल पर की सीडीआर निकाली गई, तब उस समय भगवान सिंह से उसकी हजारों कॉल्स मिली। शादी के बाद से लगातार वो कॉल ही कर रहा था, यानी जब तक कॉल उपलब्ध थी, जब तक की सीडीआर मिली, उसमें पहली तारीख से लेकर घटना के दिन तक भगवान सिंह से बराबर मृतक सहदेव की पत्नी की बात होती रही है। भगवान सिंह की बात उस दिन भी हुई थी जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन सहदेव की हत्या हुई थी। इस शक के बाद पुलिस ने परिवार में पूछताछ की तो ये पता लगा कि 15 दिन पहले सहदेव की पत्नी जया कंवर अपने पीहर गई थी, तब वहाँ भगवान सिंह उससे मिलने के लिए गया हुआ था। इस पूरी बात, इन सारी एविडेंस के बाद जया कंवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और तब ये जाकर क्लियर हुआ कि जया कंवर ने ही भगवान सिंह को ये बताया था कि वो फलोदी स्टेशनरी लेने के लिए मोटरसाइकिल से स्कूल से निकल कर जाएगा, और तभी भगवान सिंह उन 5 लड़कों को लेके फलोदी वाले रास्ते पर वहाँ तैनात हो गए थे कि आज इसे बचकर नहीं जाने देना है। अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने बच्चों को बरगला के तैयार किया, खुद भी तैयार हो गया, और जैसे ही जया कंवर ने ये बताया कि आज वो इस रास्ते से जाएगा, फ़ौरन वो वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुँच गया। बरामदगी के लिए कि किस हथियार से कैसे उसको मारा गया है, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सरिया, छुरा और अपने कपड़े डेचू से निकलने वाले मेगा हाईवे के किनारे हमने फेंक दिए थे। मैं चल के बता सकता हूँ कि कहाँ मैंने फेंके थे। जिस पर पुलिस उसे लेकर हाईवे पर पहुँची। बहुत देर तक वो इधर उधर हाईवे पर पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन वो बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने तब अपना, जैसे वो कहते हैं ना, रौद्र रूप अपनाया और उससे बताया कि आला कत्ल यानी जिस चीज़ से हत्या की गई है वो कहाँ है, सही सही बताना ही होगा। सख्ती के बाद उसने बताया कि जिस स्कूल में वो पढ़ाता है उसकी दूसरी मंजिल पर कमरे में एक गत्ते में, एक डिब्बे में उसने उन सबको छिपा कर रखा है। पुलिस आसरलाई गांव के उस स्कूल में पहुंची, वहां एक कार्टून में छिपाकर
सरिया और वारदात के समय सरिया, चाकू और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद हो गए। पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की। वहीं 2 और बाइक के साथ रहे बाल अपचारियों ने बताया कि उन्हें ये सब चीज़ें अलग अलग घरों से, मतलब दोनों मोटरसाइकिलें अलग अलग घरों से बरामद की गई हैं। गिरफ्तार कर लिया गया उन दोनों को और बाल अपचारियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति की हत्या हो गई। मैं पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वारदातों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बेचारा पति अलानाहक मारा गया। उसका न तो कोई दुश्मन था, न कोई विवाद था। वो तो बेचारा सिर्फ अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के कारण मारा गया। हालांकि आज की घटना में प्रेमी और कोई नहीं, मृतक का साढ़ू ही था, यानी पत्नी का बहनोई ही था। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पत्नी को अपने बहनोई से इतना लगाव था कि वो पति को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो फिर शादी ही क्यों की। बहुत सारे बहाने थे शादी न करने के, लेकिन शादी की उसने। तो उसने शादी क्यों की, और शादी अगर हो ही गई तो उसे अपने बहनोई से सारे संबंध खत्म कर लेने थे। क्योंकि नई जिंदगी में सीधे सीधे चलने के लिए जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और बहनोई को भी ये समझना चाहिए था कि जब साली की शादी हो गई है तो उसका पीछा छोड़ दे। अच्छा, मैंने कल ही बताया था कि इन सभी वारदातों में, जितनी मैंने पुरानी बताई जिनमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है, बहुत ढेर सारी वारदातें हैं। आप देखेंगे तो एक एक करके रोज नए किस्से आ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी के बाद भी प्रेमिका का पीछा नहीं छोड़ते हैं, और प्रेमिका अपने पुराने प्रेमी के साथ जो भी संबंध थे उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। तो शादी के बाद भी दोनों लोगों के पुराने संबंध चले आते हैं, और इसका कारण मोबाइल है। क्योंकि शादी के बाद पत्नी किससे बात कर रही है कभी भी पति को नहीं पता लग पाता। शादी के बाद पति किस महिला से बात कर रहा है पत्नी को भनक लगने में समय लग जाता है, और तब तक देर हो चुकी होती है। अच्छा, मैंने एक घटना के बारे में काफ़ी पहले ये बताया था कि समझदार पति पत्नी शादी के बाद नया सिम और नया मोबाइल ले लेते हैं। अपने दोस्तों को, घर वालों को जिनसे बात करनी है उनको सूचित कर देते हैं कि भाई अब हमारे पुराना नंबर में बदल के अब ये नया नंबर ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अब जिसको बात करनी हो तो नेचुरली उन लोगों को नहीं बताएंगे जिनसे आगे चल के पति को शंका हो या पत्नी को शंका हो, तो नया नंबर ले लेते हैं कोई, और सभी के सामने उस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन आने पर पति पत्नी का भी फ़ोन उठा लेती है और पत्नी पति का फ़ोन उठा लेती है, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता, और उसको कोई ऐसा नहीं कि दोनों उसे सीने से चिपका के रखते हों। दोस्तों से दूरी बनाने के लिए अगर पैटर्न लॉक उसमें या लॉक या फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो एक दूसरे का लॉक ओपन करने का तरीका एक दूसरे को पता होता है। तो ऐसे में किसी तीसरे के दखल की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती, शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर फ़ोन में आप लॉक लगा दीजिए और लॉक का पैटर्न या फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट वो पति का पत्नी को न पता हो या न बताया जा रहा हो, पत्नी का पति को न पता हो या न बताया जा रहा हो, और किसी का फ़ोन आते ही अगर पति के सामने पत्नी है या पत्नी के सामने पति है तो हाँ हूँ फिर मिलाता हूँ, तो अगले को शंका हो जाती है, पूछता भी है कौन है या पूछती भी है कौन है, अरे वो दोस्त था या ऑफिस से था, इस तरह, और फिर वो शंका और गहरी हो जाती है। अभी मिलाता हूँ, अभी मिलाती हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करूँगी, इस तरह की बात कह के सामने वाले के फ़ोन को काटना या टरकाना, आप ये समझ सकते हैं ये ऐसा किस लिए किया जाता है। या फिर लपक कर बाहर निकल गए, इधर फ़ोन आया, फ़ोन की तरफ देखा और बाहर निकल गए, 1 मिनट आता हूँ ज़रा, फिर वो शंका होगी किससे, अरे नहीं वो हमारी दोस्त थी, या अरे वो साथ में जो पढ़ती थी लड़की सहेली थी, अरे उसकी शादी होने वाली है उसका फ़ोन था, या दो ऑफिस से फ़ोन था वो कुछ कागज़ मांग रहे थे। इस तरह की बातें बहाने में बनाई जाती हैं लपक कर बाहर जाने के लिए क्यों बाहर गए। और बाथरूम में फ़ोन लेकर चले जाना,
फ़ोन बाहर रख दीजिए, क्या दिक्कत है? और आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है, अगर आपका फ़ोन आपकी पत्नी उठा के बताएगी कि भाई साहब वो बाथरूम में अभी निकलते हैं, जैसे वैसे बात करा दूँगी, तो कौन सी आफ़त आ जाएगी? लेकिन बाथरूम में दोनों में किसी का भी या दोनों का फ़ोन लेके जाना अनावश्यक शक पैदा करता है और यहीं से गाड़ी बेपटरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए शादी के बाद पुराने प्रेम संबंधों से दूरी बनाना ही सुखी जीवन का सार है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।